हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल टेस्ट थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के लिए। जितने भी ये स्पेशल टेस्ट होते हैं ये सारे प्रोवोकेटिव टेस्ट होते हैं, मतलब इससे हम सिम्टम्स को प्रोवोक करते हैं पेशेंट के, जिससे हम एक कंफर्म कर पाते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से जो सिम्टम हैं वो एग्रीवेट हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो है एडसन्स टेस्ट, जिसके कई सारे और नाम भी हैं, जैसे कि राइट टेस्ट, ब्रेकियल प्लेक्सस टेस्ट या मोरलेस टेस्ट और ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेशन टेस्ट। इसको हम कैसे करा सकते हैं कि पेशेंट को सिटिंग में भी करवा सकते हैं, स्टैंडिंग में भी करवा सकते हैं। एल्बो जो है वो पेशेंट की फुली एक्सटेंडेड रहेगी, हम अफेक्टेड साइड पे टेस्ट कर रहे हैं। एल्बो फुली एक्सटेंडेड रहेगी, आर्म को 30 डिग्रीज पे एबडक्शन पे रखना है और शोल्डर जो है वो मैक्सिमली एक्सटेंडेड है। और जो एग्जामिनर हैं वो अफेक्टेड साइड में रेडियल पल्स को पैल्पेट करेंगे। उसके बाद पेशेंट को बोला जाएगा कि आप नेक को एक्सटेंड करें और उसके बाद हेड को, जो आपका अफेक्टेड साइड है या जो सिम्टोमेटिक शोल्डर है, उसकी तरफ रोटेट करें और एक गहरी सांस लें और उसको रोक के रखें। उसके बाद जो एग्जामिनर हैं वो रेडियल पल्स को इवैल्यूएट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि भाई अगर हमने ये सारी पोजीशंस फॉलो की हैं, एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर, 30 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन, एल्बो का फुल एक्सटेंशन और उसके बाद नेक का एक्सटेंशन फॉलोड बाय द रोटेशन ऑन द अफेक्टेड साइड, तो रेडियल पल्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं कि कई बार जो हेड है उसको अपोजिट साइड की तरफ भी टर्न कराया जाता है। और एक और मॉडिफिकेशन होती है कि जो आपने 15 डिग्रीज पे एबडक्शन कराया है शोल्डर को और उसके बाद हेड को टेस्टिंग पोजीशन में हम 1 मिनट तक रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं नॉर्मली आप ब्रीद इन करें। पहले में हमने क्या किया था, पेशेंट को बोला आप ब्रीद इन करो और उसको होल्ड करके रखो। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है उसमें क्या बोला कि आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, लेकिन टेस्टिंग पोजीशन का टाइम बढ़ा दिया है 1 मिनट। और इन सारे टेस्ट में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो रेडियल पल्स है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, कि अगर वो पल्स कम हो रही है या बिल्कुल ही डिसअपियर हो रही है तो वो एक पॉजिटिव टेस्ट है। अब हमें जब भी आप ऐसा कोई टेस्ट करते हो तो रेडियल पल्स को जो अनअफेक्टेड साइड है उस पर भी चेक करना होगा, जो नॉन सिम्टोमेटिक साइड है उस पर भी कंपेयर करोगे। और पहले स्टार्ट करने से पहले आप रेडियल पल्स चेक करेंगे, सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और जब फिनिश करेंगे तो हम उसको क्या चेंजेस आए उसको ऑब्जर्व करेंगे और हमेशा अनअफेक्टेड साइड के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लिया हुआ है। एक हाथ से जो एग्जामिनर है उन्होंने शोल्डर को स्टेबलाइज किया हुआ है, शोल्डर को 30 डिग्रीज एबडक्ट कराया है, फिर एल्बो एक्सटेंडेड है और फिर एक्सटेंशन में लेके जाया जा रहा है। आफ्टर दैट नेक को एक्सटेंड किया। यहाँ पर रोटेशन करते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन जो एंड स्टेज है उसमें नेक को रोटेट करते हैं अफेक्टेड साइड में। पेशेंट को बोलते हैं इनहेल करना है, होल्ड करिए 30 सेकेंड्स के लिए और फिर आप रेडियल पल्स को चेक करोगे। रेडियल पल्स यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आपको रिस्ट पे पैल्पेट करना है। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो पॉजिटिव टेस्ट होता है। सेकेंड टेस्ट है कॉस्टोक्लेविकुलर मैन्यूवर या मिलिट्री ब्रेस या ईडन्स टेस्ट। अब इस टेस्ट को जब परफॉर्म कराते हैं तो हमको 4 पोजीशन को होल्ड करना है। फर्स्ट इज स्कैपुलर रिट्रैक्शन, स्कैपुलर डिप्रेशन, एलिवेशन एंड प्रोट्रैक्शन। और हर पोजीशन को 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। और जो पेशेंट के आर्म है, उसके जो हैंड है, उसको हम आराम से रिलैक्स कराते हैं पेशेंट की लैप में, उसकी थाई पे। एंड द एग्जामिनर साइमल्टेनियसली मॉनिटर्स अ चेंज इन द पल्स। अब जो थेरेपिस्ट हैं या जो एग्जामिनर हैं जो चेक करें, वो क्या करेंगे, हर पोजीशन में ये चेक करेंगे कि क्या कोई रेडियल पल्स में चेंज हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पोस्चर को फॉलो करने में पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो ये चारों जो मूवमेंट हैं, ये चारों जो पोजीशंस हैं, इसको 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कोई सिम्टम्स बढ़ रहा है या घट रहा है। और सेम वे जैसे पहले किया था, रेडियल पल्स को भी आप चेक करोगे। और इसको हम मिलिट्री ब्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एक मिलिट्री मैन को आप देखते हैं तो उनका मेनली शोल्डर कैसा रहता है, रिट्रैक्टेड एंड एलिवेटेड।
तो इसलिए इसका एक नाम ये भी दिया गया है। और इसको पॉजिटिव तब बोलते हैं कि अगर पेशेंट के जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं बढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर ये उनमें भी पॉजिटिव देखा जाता है जो लोग हैवी बैकपैक्स यूज़ करते हैं या हैवी कोट यूज़ करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि उनमें भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। अगर पेशेंट में वैस्कुलर टाइप का थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है तो उनको कैसा फील होगा, पेन होगा, वो ऐसा जैसे कि उनका अफेक्टेड साइड जो है वो हैवी है, बहुत थकान लग रही है, बहुत वीकनेस लगती है आर्म में। और पेशेंट के कुछ और कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि स्वेलिंग है जो कि कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, मतलब इंटरमिटेंट स्वेलिंग रहती है। जब ये हम कोस्टोक्लेविकुलर ब्रेस टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमने पोजीशन में पेशेंट को रखा है वो क्या कर रहा है, जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है उसको कंप्रेस कर रहा है फर्स्ट रिब और क्लैविकल के बीच में, जिससे कि पल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम रेडियल पल्स की स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं। और जब ये टेस्ट किया जाता है तो आपको हमेशा जैसे पहले भी किया था, जो आपकी कॉन्ट्रोलेटरल साइड है या अनअफेक्टेड साइड है उसको भी आप चेक करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट इज रूस स्ट्रेस टेस्ट, एलिवेटेड आर्म स्ट्रेस टेस्ट, या इसको हम शॉर्टकट में ईस्ट टेस्ट बोलते हैं, और ग्रीन स्टोन टेस्ट। इसके लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट के दोनों आर्म्स को 90 डिग्री एबडक्ट कराते हैं, एक्सटर्नली रोटेट कराते हैं, शोल्डर और एल्बो को फ्रंटल प्लेन में, एल्बो को भी 90 डिग्रीज पे फ्लेक्स कराते हैं। और पेशेंट को बोला जाता है कि आपको अपना हाथ को खोलना है, बंद करना है 3 मिनट तक, मतलब मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है। अब इसके अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसको क्या सिम्टम आएंगे कि खाली उनको अपने फोरआर्म में एक थकान जैसी महसूस होगी। लेकिन अगर थोरेसिक आउटलेट के सिंड्रोम है तो उनको पेशेंट को क्या फील होगा कि वहाँ पे एकदम से पेन बढ़ेगा नेक और शोल्डर के आसपास, जो कि धीरे धीरे आर्म में प्रोग्रेस करेगा। पेरेस्थीसिया होगा फोरआर्म में, फिंगर्स में। अगर आर्टीरियल कंप्रेशन है तो आर्म में कैसा हो जाएगा, पैलर हो सकता है। और आर्म जो अगर आपने एलिवेट किया है तो वहाँ पे एक रिएक्टिव हाइपरीमिया होता है जब आप आर्म को नीचे लेके जाते हैं, मतलब ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो ब्लड रुका हुआ था एलिवेटेड आर्म में, जैसे ही आप आर्म को नीचे लेके जाओगे जैसे एक रश ऑफ ब्लड है जिसको हम हाइपरीमिया बोलते हैं, ऐसा पेशेंट फील करता है अगर वहाँ पे आर्टीरियल कंप्रेशन है। तो अगर वीनस कंप्रेशन है तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे, साइनोसिस, मतलब ब्लूरिश कलरेशन हो जाएगा, स्वेलिंग होगी, और पेशेंट टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उससे पहले ही पेशेंट अपना हाथ नीचे लेके आ जाएगा अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है पेशेंट की। और जो भी ये आपके सिम्टम्स हैं वो पूरी एक्सट्रीमिटी में फैल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक रूस टेस्ट। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, 90 डिग्रीज पे शोल्डर को एबडक्ट किया है, एक्सटर्नली रोटेट किया है, और एल्बो को भी 90 डिग्री फ्लेक्स करके और पेशेंट को बोला जा रहा है कि आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है 3 मिनट तक। हालांकि अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है वो भी 3 मिनट तक ये मूवमेंट करेगा तो उसे सिर्फ थकान लगेगी। लेकिन अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का पेशेंट है तो उनके लिए 3 मिनट क्या, उनके लिए 30 सेकेंड भी ये मूवमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा और उनके सारे सिम्टम्स प्रोवोक हो जाते हैं। ये तो थे हमारे स्पेशल टेस्ट। अगर हम आगे डायग्नोसिस की बात करेंगे तो जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे के सारे हम यूज़ करते हैं जिससे हमें डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ आर्टीरियोग्राफी और वीनोग्राफी जो होते हैं वो भी टेस्ट किए जाते हैं। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, पतली फ्लेक्सिबल जो ट्यूब्स होती हैं उनको इंसर्ट किया जाता है एक स्मॉल इंसिजन देके ग्रॉइन से, और जो ये कैथेटर होता है इसको सारी मेजर आर्टरीज में मूव कराया जाता है आर्टीरियोग्राफी के लिए, और वेन्स में मूव कराया जाता है वीनोग्राफी के लिए। और उसमें डाई इंजेक्ट करके ये एक एक्सरे इमेजेस निकाली जाती हैं आर्टरीज और वेन्स की। मतलब जब हम आर्टरीज और वेन्स की स्टडी कर रहे हैं, उसका एक पिक्चर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम आर्टीरियोग्राफी एंड वीनोग्राफी बोलते हैं। उसके साथ साथ ईएमजी जो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें हम मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल CMUAP बोलते हैं, कंपाउंड मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल, उसको मेजर करते हैं जिससे हमें मसल में कोई चेंजेस हैं, उसकी मसल की कोई इरेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ साथ नर्व कंडक्शन जो वेलोसिटी टेस्ट होते हैं वो भी हम कोई पर्टिकुलर नर्व में अगर कोई स्पेसिफिक नर्व अफेक्टेड है
उसके लिए भी हम EMG एंड NCV स्टडीज़ करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि हम किस किस तरीके से थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। Till then, keep learning, stay connected with us, and keep sharing. Thank you so much.